मेरा नाम अमिता है। मैं एक शहर की रहने वाली हूँ। हम दो बहन भाई थे। मेरे पापा पार्क में पेड़ पौधों की देखरेख करते थे। बस यूं कहें छोटे से नौकर थे। उनकी सैलरी से तो घर का गुजारा भी नहीं चलता था। इसीलिए वह पार्क के अंदर अलग अलग चीजें भी बेचा करते थे, जिससे हमारा दिन का खर्चा पूरा हो जाता था और घर का चूल्हा चलता रहता था। जब मेरी माँ फेफड़ों के मर्ज में शामिल होकर बहुत कमजोर हो गई, तो मजबूरन फिर उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल के खर्चे को पूरा करने के लिए हम दोनों बहन भाई भी पापा के साथ मेहनत मजदूरी करने लगे, मगर इसके बावजूद भी इतना ना कमा पाते थे कि माँ का इलाज जारी रख सकते। तो मजबूरन मेरे पापा ने सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट ले ली और रिटायरमेंट लेने पर उनको जो 3 लाख रुपए का फंड मिला, वह उन्होंने माँ के इलाज पर लगा दिया। इतने खर्चे के बावजूद भी मेरी माँ ठीक ना हो पाई। सिसक सिसक कर मरने की बजाय अस्पताल में ही सुकून से उनकी मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद मेरा छोटा भाई घर में रहते हुए डरता था और मैं जो कि जवानी की चौखट पर खड़ी थी, तो मुझे पापा अकेली घर पर नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए पापा हम दोनों बहन भाइयों को स्कूल से वापस आने के बाद बाकी टाइम में अपने साथ पार्क में ले जाते थे। पापा और भाई वहां सर्दियों में चाय, सूप, अंडे और समोसे, और गर्मियों में लेमन सोडा, इडली, आलू बुखारे का पानी और शिकंजी वगैरह बेचते, और मैं वहां एक लाइट के नीचे रोशनी में बैठकर पढ़ती रहती थी। मैं क्योंकि जवान हो चुकी थी, इसलिए इस नादान उम्र में आम लड़कियों की तरह मुझे भी लड़कों में दिलचस्पी पैदा होने लगी और अपनी दूसरी सहेलियों से सुनकर मेरा भी दिल चाहने लगा कि मेरा भी बॉयफ्रेंड हो। मुझे याद है कि जब कॉलेज में मेरा पहला साल शुरू हुआ था, तो मेरे पापा ने मुझे पास बैठाकर बहुत मोहब्बत से समझाया था कि बेटा, माँ बाप की मोहब्बत के सिवा किसी इंसान की मोहब्बत सच्ची नहीं होती। मैं नहीं चाहता कोई दरिंदा इंसान मेरी बेटी को बहकाकर उसके जज्बात को ठेस पहुंचाए या मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए तुझे बर्बाद कर दे। मैंने पापा की बातों को समझ लिया, लेकिन सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए। बस उसके बाद शाम को जब मैं पार्क में बैठी पढ़ रही होती, तो मुझे महसूस होता कि एक लड़का लगातार मुझे देखे जा रहा है। मैं चाह कर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद मैंने अपने पापा के संस्कार और वह सारी बातें जो पापा ने मुझसे कही थी, उन्हें अपने दिमाग से निकाल मैंने उस लड़के से आंखें मिला ली और फिर आमने सामने बात करने के बाद बात मोबाइल नंबर तक पहुंच गई। फिर मैं पापा के मोबाइल से रात को चोरी छुपे सारी रात अपने आशिक से बातें करने लगी। फिर उसी पार्क में पापा और भाई की नजरों से ओझल होकर मैं अपने आशिक से मिलने लगी। बाद में मुझे अपने आशिक की मोहब्बत इतनी सच्ची लगने लगी कि मैंने पापा की मोहब्बत और उनके संस्कारों को भुलाकर अपना जिस्म अपने आशिक को सौंप दिया। और फिर इस पाप की ऐसी लत लगी कि पता नहीं कितनी बार उस इंसान ने मेरा जिस्म नोचा। बाद में जब मैंने इससे जिद की कि वह मुझसे शादी कर ले, तो उसने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया। जब मैंने उसके सभी बहाने दूर कर दिए, तो उसने कहा कि वह इस बात से डरता है कहीं तुम्हारे पापा कोर्ट मैरिज करने के बाद इस पर केस ना कर दे, इसलिए मैं नहीं कर सकता। इसलिए मेरे पापा को रास्ते से हटाना जरूरी था। एक गैर लड़के की मोहब्बत में अंधे गुनाह के दलदल में धंसी हुई मैं अमिता अपने आशिक की बातों में आकर अपने पापा को कत्ल करने पर तैयार हो गई और पापा को नींद की गोलियां खिलाकर अपने आशिक को घर बुला लिया। उसने गला दबाकर मेरे पापा की जान ले ली और खुद कुछ दिन के लिए अपने गांव चला गया। मेरे पापा क्योंकि गरीब और बीमार थे, इसलिए किसी को भी शक न हुआ कि उनका कत्ल हुआ है। बिना किसी कानूनी कार्रवाई के उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया
और पापा की मृत्यु के 10 दिन बाद मेरे भाई ने किसी कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी। मैंने अपने आशिक से बात कर ली और जब एक दिन भाई घर से निकला तो मैं अपने आशिक के साथ निकलकर फरार हो गई और हम दोनों ने शादी कर ली और उनके गांव पहुंच गई। वहां जाते ही उसके घर वालों ने मुझे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मजबूरन मेरे आशिक ने गांव के अपने किसी करीबी दोस्त से उसका खाली पड़ा घर मांगा, जिसमें वह मुझे कुछ दिन रख सके, मगर इसके दोस्त ने घर देने के बदले मेरा जिस्म मांग लिया और वह मेरा पति जिसके खातिर मैंने अपने सगे पिता की जान ले ली थी। उसने अपने दोस्त की शर्त मान ली और जब मुझसे उसने अपने दोस्त की शर्त के बारे में बात की तो मैंने उसको समझाया कि तुम मेरे 7 जन्मों के साथी हो, मैं तुम्हारे सिवा किसी और मर्द के बिस्तर की खुशबू नहीं बन सकती। इस जवाब में उसने मुझे मेरे बाप की मेरे हाथों मौत का हवाला देते हुए कहा कि जो अपने रक्षकों को अपने हाथों से मार दे तो उनका जिस्म फिर गैर नोचते ही रहते हैं। जब मैं किसी भी हाल में उसके दोस्त की हवस मिटाने पर तैयार ना हुई तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई और बेहोशी की हालत में भी उसने मेरा जिस्म अपने दोस्त को तोहफे में दे दिया और उसके दोस्त ने अपनी हवस मुझसे बुझा ली। उसके बाद मेरे आशिक यानी मेरे पति की असलियत खुलकर मेरे सामने आ गई। उसने दलाल बनकर पैसों के खातिर मुझे बेचना शुरू कर दिया। अगर कभी मैं प्रेग्नेंट हो जाती तो वह मेरा अबॉर्शन करवा देता, मगर अब मैं 5वीं बार प्रेग्नेंट थी तो मैंने यह बात उससे छुपा ली, यहाँ तक कि अब मेरे पेट में मौजूद बच्चा 6 महीने का हो चुका था। इसका अबॉर्शन अब मुमकिन नहीं था और जब यह बात उसे पता चली तो उसने मुझे इतना मारा कि मेरा सर फट चुका था। आसपास के लोगों ने मेरी जान बचाई, वरना मेरा पति आज मुझे कत्ल करने को तैयार था। मुझे पानी का गिलास दिया गया जिसमें मेरा सर से बहने वाला खून गिर गिर कर पानी भी लाल हो चुका है। रो रो कर मेरी हिचकियां बंध चुकी है। मेरे जिस्म से दर्द की लहर उठ रही है। मेरा आशिक यानी मेरा पति, जिसके कहने पर, जिसके खातिर मैंने अपने सगे बाप की जान ली थी, उसने आज लोगों के सामने मुझे वैश्या औरत कहकर तलाक के पेपर पर सिग्नेचर करा लिए और मेरे पेट में मौजूद बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया है। गांव के कुछ अच्छे लोगों ने मेरे इलाज के बाद मुझे अनाथ आश्रम भेजने का फैसला कर लिया है और इस समय मैं अस्पताल में अपने जख्मों पर मरहम पट्टी करवा रही हूँ। अब मैं नहीं जानती मेरी आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।